हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारा लेजर का कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे पास वो होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बहुत ही बड़ा पेपर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, और जो इसका वेटेज होता है CSIR नेट एग्ज़ाम में वो होता है आराम से 40 to 45 मार्क्स। और IIT जैम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT जैम फिजिक्स। ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस सेम है, थोड़ा नेट का सिलेबस ज़्यादा है, IIT जैम का थोड़ा सिलेबस कम है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेटेज ज़्यादा होता है इसलिए थोड़ा इसमें जो सब्जेक्ट है लेंथी सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखो रमन स्पेक्ट्रा क्या है, इसमें से क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है रमन स्पेक्ट्रा में से। ठीक है, नेट JRF में या गेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो रमन स्पेक्ट्रा, देखो जो रमन थे वो इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनको रमन स्पेक्ट्रा पे 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा पे। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है रमन स्पेक्ट्रा, क्योंकि CV रमन नाम था उनका। ठीक है, CV रमन, इसलिए इसको रमन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब रमन स्पेक्ट्रा है क्या, देखो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है। सब्सटेंस में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्रिस्टल भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस है, इस पर हम कोई भी लाइट फॉल करवाएंगे, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट यदि हम फॉल करवाएंगे, जिसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट। ठीक है, जो म्यू नॉट लाइट है, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट है, इसको किसी मटेरियल पे, किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंस करवाएंगे तो इसका कुछ पार्ट है वो स्कैटर्ड होगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, इसे कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्लासिकल थ्योरी पहले ये माना जाता था भाई, जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी जो इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पहले जब रमन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे पहले ये माना जाता है भाई लाइट स्कैटर्ड होने के बाद लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन रमन ने ये प्रूफ किया जो लाइट स्कैटर्ड लाइट हमें मिलेगी वो सिर्फ म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी, उसके साथ में कुछ और हमें कलर्स भी मिलेंगे, कुछ और बैंड भी मिलेंगे, हमें कुछ और लाइन्स भी मिलेगी हमें जिन्हें हम रमन लाइन्स कहते हैं। तो रमन ने जो बताया था वही जो स्पेक्ट्रा है, हमें इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। एक तो हमारे पास इंसिडेंस लाइट होगी। ठीक है, जो लाइट इंसिडेंस करवा रहे थे वही उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम एमिट होगी, इसे हम कहेंगे रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग। ठीक है, इसके साथ साथ देखो रमन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे पहले यही माना जाता था जो लाइट इंसिडेंस करवाएंगे उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें मिलेगी। इसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकते हैं और वेव नंबर की टर्म में भी लिख सकते हैं। इन जनरल हम वेव नंबर की टर्म में बात करते हैं। वेव नंबर होता है C इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर होता है C इंटू फ्रीक्वेंसी, तो हम वेव नंबर की टर्म में बात करते हैं इन जनरल। ठीक, देखो अकॉर्डिंग टू रमन स्पेक्ट्रा हमें सिर्फ एक ही लाइन नहीं मिलेगी, हमें कुछ और लाइन भी मिलेगी। ठीक है, एक लाइन होगी जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, जिसे हम कहेंगे स्टोक रमन लाइन, और दूसरी लाइन होगी एंटी स्टोक। एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, म्यू नॉट, ये होगी म्यू नॉट माइनस डेल म्यू, ये होगी म्यू नॉट प्लस डेल म्यू। ये होगा हमारा कंप्लीट रमन स्पेक्ट्रा है। अभी भी इसमें कमी है कुछ, ये कंप्लीट नहीं है। तो मैं कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो 3 लाइन मिल रही है हमें। एक तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंस करवाई उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी म्यू नॉट, उसके अलावा 2 साइड बैंड मिलेंगे, एक होगा स्टोक, एक होगा एंटी स्टोक। ठीक है, ये जो एंटी स्टोक और स्टोक लाइन होगी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, जितनी स्टोक लाइन पीछे होगी उतनी ही एंटी स्टोक लाइन आगे होगी। ठीक है, ये हमारे पास 3 लाइंस मिलेगी, इन्हें स्टोक कहेंगे, इन्हें एंटी स्टोक कहेंगे, ये रेले स्कैटरिंग होगी, या इसे एक्साइटिंग लाइन भी कह देते हैं, एक्साइटिंग लाइन।
ठीक है। तो मतलब दो लाइन हमें उस जो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी की लाइट तो मिलेगी, उसके अलावा दो फ्रीक्वेंसी की लाइट और मिलेगी, एक स्टॉक होगी एक एंटी स्टॉक होगी। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा फंडामेंटल लाइन से, इस एक्साइटिंग लाइन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डेल म्यू है, दो लाइन का जो डेल म्यू डिफरेंस है, ये दो लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो रमन लाइंस मिल रही हैं इन्हें रमन लाइंस कहते हैं, रमन लाइन। ये जो रमन लाइंस मिल रही है हमें, इट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा क्यों कहा गया? देखो, यदि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे, मान लो लाइट पहले हम लाइट ले रहे थे μ1 फ्रीक्वेंसी की या μ0 फ्रीक्वेंसी की ले रहे थे, मान लो पहले लाइट ले रहे थे μ1 फ्रीक्वेंसी की जो रेड कलर था, अब हम लाइट ले लेते हैं μ2 फ्रीक्वेंसी की जो ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू कलर ले लिया। अब जो सेंटर होगा वो पहले μ1 था, जो रेले स्कैटरिंग थी वो μ1 फ्रीक्वेंसी पे थी, अब जो रेले स्कैटरिंग होगी वो μ2 फ्रीक्वेंसी पे होगी। लेकिन जो ये सेपरेशन है स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन का, ये सेपरेशन है, ये अभी भी सेम ही रहेगा। चाहिए लाइट जो इंसिडेंस लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी तुम चेंज कर दो तो भी ये सेपरेशन सेम रहेगा, क्योंकि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस। जो हमने सब्सटेंस लिया, यदि हम सब्सटेंस चेंज कर दें और इंसिडेंस लाइट सेम रखें तो ये जो गैप है ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये जो गैप आ रहा है इट डिपेंड अपॉन दी एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, उनके एनर्जी लेवल कैसे हैं, एनर्जी लेवल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारे पास सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कोई गैसियस है, कोई गैस है हमारे पास जिसमें डायटोमिक, ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल है, उनके जो एनर्जी लेवल है, उनके एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है ये जो सेपरेशन है ये क्या होगा। अब देखो, जो रमन स्पेक्ट्रा है, बेसिकली दो टाइप का रमन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। ठीक है, एक तो जो तुम्हें अभी सामने दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, एक रेले स्कैटरिंग है, दो हमारे पास रमन लाइंस है, दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होगा रेले से। तो इन जनरल जो रमन स्पेक्ट्रा वो दो टाइप का होता है, एक होता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, एक होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है हमारे पास, जो तुम्हें अभी दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, इट इज़ ए वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब हमने प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा, जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दोनों सेम ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनमें। ठीक है, दोनों इन जनरल सेम होंगे, लेकिन दोनों का जो सोर्स है वो अलग अलग होगा। एक होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से, एक होगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से। देखो इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, हम थियोरेटिकली इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा मैथमेटिकल में नहीं जाएंगे, जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। देखो, जो रमन स्पेक्ट्रा है, देयर आर टू काइंड ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा और सेकंड है हमारे पास रोटेशनल। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। यदि हम एक लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करें, देखो स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं जो हमें लाइट मिल रही है स्कैटर्ड होने के बाद उसको मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए। यदि हम लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करें तो हमें सिर्फ तीन ही लाइन दिखती है। एक तो दिखेगी रेले स्कैटरिंग μ0, दो दिखेगी हमें μ0 माइनस डेल म्यू, एक दिखेगी μ0 प्लस डेल म्यू। एक स्टॉक लाइन, एक एंटी स्टॉक लाइन, एक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, एक की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। ये हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। और ये सेम वैसा ही स्पेक्ट्रा होगा जैसे हमें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से मिलता है। ठीक है, सेम स्पेक्ट्रा है जो नियर इंफ्रारेड रीजन में हमें मिलता है, नियर इंफ्रारेड रीजन जो हमने पढ़ा है। देखो अभी हमने प्योर वाइब्रेशन भी पढ़ा है, प्योर रोटेशन भी पढ़ा है, वाइब्रेशन रोटेशन कंबाइंड भी पढ़ा है। ठीक है, वो था हमारा जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो वो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी नहीं है। जो रमन स्पेक्ट्रा इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट,
इंड्यूस, डिफरेंस क्या है दोनों स्पेक्ट्रा में, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। जो रमन स्पेक्ट्रा है वो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वजह से है, और जो पहले हम वाइब्रेशनल, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे वो था परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से। यदि किसी मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो उसी में ही जो वाइब्रेशनल या रोटेशनल स्पेक्ट्रा एमिट होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा में ऐसा नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो हेट्रोन्यूक्लियर हो या होमोन्यूक्लियर हो। होमोन्यूक्लियर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो हमें प्योर वाइब्रेशन, प्योर रोटेशन नहीं मिलता है। लेकिन रमन के केस में ऐसा नहीं है, रमन स्पेक्ट्रा में चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे वो हेट्रोन्यूक्लियर हो, होमोन्यूक्लियर में भी रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा और हेट्रोन्यूक्लियर में भी रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंस करवाएंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने की वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब ये वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है सेम ही, परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से जो स्पेक्ट्रा उसी की तरह ही है सेम, लेकिन ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होगा? सेकंड काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा। अब देखो जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होगा वो होगा हमारे पास, यदि हम हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, हाई रिजोल्यूशन यदि स्पेक्ट्रोमीटर से हम देखेंगे तो हमें इन लाइंस के साथ साथ और कुछ लाइंस भी मिलेगी। तो जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होगा वो इस टाइप से होगा। ये तो हमारी एक्साइटिंग लाइन होगी जो रेले स्कैटरिंग है, इसके साथ भी हमें कुछ लाइंस मिलेगी, और जो स्टोक लाइन है इसके साथ भी हमें कुछ लाइन मिलेगी, और जो एंटी स्टोक लाइन है इसके साथ भी हमें कुछ लाइन मिलेगी। ये होगा हमारे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लेकिन जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था, ठीक है, जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक हमने पढ़ा था जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से था, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा और रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा दोनों अलग अलग होंगे। डिफरेंस क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी जस्ट उसकी जो पहले वाले की थी। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की मान लो फ्रीक्वेंसी म्यू नोट थी, मान लो जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी मान लो म्यू नोट फ्रीक्वेंसी थी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो स्पेसिंग होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो स्पेसिंग होगी वो जस्ट डबल होगी। ठीक है, जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें जो स्पेसिंग थी वो 2b थी, तो इसमें जो स्पेसिंग होगी वो 4b होगी। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे वो जस्ट डबल होगी। ठीक है, जो हमने प्योर रोटेशनल लेवल में जो देखा था जो स्पेक्ट्रा था उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी वो जस्ट डबल होगी। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, जब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल इसको डिस्कस करेंगे तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे फ्रीक्वेंसी डबल होगी। तो जो रमन स्पेक्ट्रा इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और जो हमारा जो प्योर रोटेशन और प्योर वाइब्रेशन जो इंफ्रारेड रीजन में या माइक्रोवेव रीजन में जो स्पेक्ट्रा था वो था हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो वो स्पेक्ट्रा सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ही होता है। जो रमन स्पेक्ट्रा इट इज़ एग्जिस्ट इन द बोथ मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ये रमन स्पेक्ट्रा इसकी फ्रीक्वेंसी डबल मिलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ मिलती है। ये क्वांटम मैकेनिक जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है रमन स्पेक्ट्रा, देखो रमन स्पेक्ट्रा को दो थ्योरी एक्सप्लेन करती है, क्लासिकल थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है और क्वांटम थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी है वो कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करती। क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, वही जो एंटी स्टोक लाइन है, ये जो स्टोक लाइन है और एंटी स्टोक लाइन है, एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी से बहुत कम होती है। इस चीज़ को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। इनकी जो सेपरेशन है इसको एक्सप्लेन करती है। इनकी जो सेपरेशन होगी दो, ये वाइब्रेशन लेवल है, इनकी सेपरेशन क्या होगी, ये रोटेशन लेवल है, इनकी सेपरेशन क्या होगी, ये इनको क्लासिकल थ्योरी इजीली एक्सप्लेन करती है। तो पहले हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे हम। फिर देखते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के हेल्प से हम समझेंगे एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी कम क्यों होती है और इनका सेपरेशन देखेंगे। जो क्वेश्चन बनता है रमन स्पेक्ट्रा में, एक तो वो डिफरेंस वाइब्रेशन लेवल के जो डिफरेंस है स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक जो रोटेशन लेवल का जो डिफरेंस स्पेसिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। रोटेशन लेवल में स्पेसिंग क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वाइब्रेशन लेवल में जो स्पेसिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा।
क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं करेंगे इसको। ये सेपरेशन ऐसा क्यों होता है, जो लाइट है रेले स्कैटरिंग के साथ साथ हमें दो अलग वाइब्रेशन लाइन, स्टोक और एंटी स्टोक लाइन क्यों मिलती है, और जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में ऐसा क्यों मिलता है, उनको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। क्लासिकल थ्योरी इसमें देखो क्या है, देखो जो लाइट हम इंसिडेंस करवा रहे हैं उस लाइट की इक्वेशन क्या होगी, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच होगा, ई नोट साइन 2 पाई, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी है लाइट की म्यू नोट टी। ठीक है, एक लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं, ठीक है, एक लाइट जो हम डाल रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई नोट साइन 2 पाई म्यू नोट टी, म्यू नोट उसकी फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या होगा, जैसे इस लाइट को हम इंसिडेंस करवाते हैं उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है सब्सटेंस में। ये हमारे पास सब्सटेंस था, इस पर हमने लाइट इंसिडेंस करवाई, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा वो होगा हमारे पास अल्फा इंटू ई। ठीक है, और अल्फा पी है डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, अल्फा है यहाँ पे पोलराइजिबिलिटी, अल्फा है यहाँ पे पोलराइजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलराइजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगी, तो जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा। तो सब्सटेंस अलग अलग होने से जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है उनका जो स्पेसिंग है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस अलग है, उनकी पोलराइजिबिलिटी सभी की अलग अलग है, क्योंकि जो पोलराइजिबिलिटी इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जो अल्फा है, उसकी वजह से देखो इस जो हम लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस्ड होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने की वजह से उनमें जो मॉलिक्यूल है इट विल गो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल और गो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वो ट्रांजिशन करेगा, वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन करेगा और रोटेशन लेवल में ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से। लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक इंटरनल मोशन भी होगा। ठीक है, जो अल्फा इट डिपेंड अपॉन द इंटरनल मोशन, इंटरनल मोशन। ये न्यूक्लियस है उसके मोशन की वजह से एक इंटरनल मोशन होगा, जो न्यूक्लियस है उसका मोशन की वजह से एक इंटरनल मोशन भी होगा। तो जो अल्फा है वो भी उसकी भी एक जो मॉलिक्यूल है उसकी भी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी, जो मॉलिक्यूल है उसकी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो अल्फा है वो इस डिस्टेंस x पे भी डिपेंड करेगा। जो अल्फा पोलराइजिबिलिटी है डिपेंड अपॉन दी x। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमें। जो अल्फा है वो भी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करेगा जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस, एटम के बीच में डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अल्फा इंटरनल मोशन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरनल मोशन की एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी। इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, जो अल्फा है वो इन जनरल इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं अल्फा नोट प्लस अल्फा 1 साइन 2 पाई म्यू ऑसिलेशन इंटू टी, या साइन 2 पाई म्यू टी। म्यू है इंटरनल फ्रीक्वेंसी, म्यू है यहाँ पे इंटरनल फ्रीक्वेंसी। देखो कोई भी सिस्टम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी, एक जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, वो उसकी इंटरनल, उसकी जो रेंज होगी इंटरनल फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू टी, और जो अल्फा पोलराइजिबिलिटी वो इंटरनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो जो हमारे पास इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, P इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 साइन 2 पाई म्यू टी। ठीक है, ये इंटरनल फ्रीक्वेंसी है म्यू टी, ई नॉट साइन 2 पाई म्यू नॉट टी। ठीक है, साइन 2 पाई म्यू नॉट एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जैसे तुमने पढ़ा होगा ना LCR सर्किट में, एक LCR सर्किट की एक इंटरनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जो LCR सर्किट है उसकी एक इंटरनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी जो हम इंसिडेंस करवा रहे हैं बाहर से। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। उसी टाइप से एक मॉलिक्यूल है उसकी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी, इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ न्यूक्लियस के मोशन की वजह से। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं म्यू नॉट है। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट करो, अल्फा नॉट ई नॉट साइन
2 पाई म्यू नॉट टी, एक टर्म ये आएगी हमारे पास, प्लस अल्फ़ा 1 ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी साइन 2 पाई म्यू नॉट टी। इसको सॉल्व करो, देखो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन 2 पाई म्यू नॉट टी प्लस अल्फ़ा 1 ई नॉट, इसका फॉर्मूला होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस 2 पाई म्यू नॉट माइनस म्यू टी, ठीक है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस 2 पाई, इसको आगे लिख देते हैं म्यू नॉट प्लस म्यू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। देखो इसमें जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, देखो जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से मिलेगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में हमारे पास 3 टर्म आ रही है। एक तो फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट आ रही है जो हम इंसिडेंस करवा रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है म्यू नॉट माइनस म्यू, उससे थोड़ी सी कम, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है म्यू नॉट प्लस म्यू। तो 3 लाइन्स हमें मिलेगी, एक ये वाली लाइन मिलेगी, एक ये वाली लाइन मिलेगी, एक ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वाइब्रेशनल्स, यदि हम वाइब्रेशन की बात करें, ये हम लिख रहे हैं वाइब्रेशन के लिए अल्फ़ा वी, इसको वी लिख लो, हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, तो म्यू वी लिख दिया हमने, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है ये, रोटेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, वाइब्रेशन। अब देखो एक इंटरनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी होगी मॉलिक्यूल की, इंटरनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इंटरनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी वजह से भी पोलराइजेबिलिटी अलग होगी, इंटरनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की वजह से भी होगी। इंटरनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। तो हमारे पास 3 लाइन मिलेगी, एक म्यू नॉट माइनस म्यू वी वाइब्रेशन के लिए, एक आएगी म्यू नॉट प्लस म्यू वी। लेकिन इंटेंसिटी में फ़र्क होगा, इस चीज़ को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये इंटेंसिटी में क्यों फ़र्क है, स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी में फ़र्क होगा। तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, क्योंकि पोलराइजेशन 3 टर्म है पोलराइजेशन में, तो हमारे पास जो लाइन है, जो स्पेक्ट्रा है, वो भी 3 टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा, एक रेले स्कैटरिंग, एक्साइटिंग लाइन, 2 एक स्टोक, एक एंटी स्टोक। अब ये देखो, ये जो म्यू वी है, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, ये जो म्यू वी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, ये मॉलिक्यूल का करेक्टरिस्टिक्स है, सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सब्सटेंस अलग होने पे, देखो म्यू एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अलग होने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्सटेंस अलग होने पे ये पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाएगी, म्यू वी चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो इस स्पेसिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। देखो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, उसके लिए जो हमारे पास अल्फ़ा आएगा, पोलराइजेबिलिटी आएगी, वो आएगी अल्फ़ा आर, अल्फ़ा नॉट आर, अल्फ़ा 1 आर। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो म्यू आर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी होगी वो जस्ट डबल होगी, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से आता है हमारे पास, ठीक है, तुम्हें याद रखना है ये डायरेक्ट, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल की, इट इज़ जस्ट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, इट इज़ जस्ट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास म्यू आर, रोटेशनल इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, वो डबल होगी हमारे पास, ठीक है, 2 टाइम्स म्यू आर होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 2 टाइम्स म्यू आर। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो म्यू वी से बहुत कम होगी, इसकी जो वैल्यू है वो म्यू वी से बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, म्यू वी से इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ये याद रखना। तो ये जो स्पेक्ट्रा है इसके पास में बनेगा, इसके पास भी बनेगा, इसके पास भी बनेगा, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि 2 म्यू आर की जो वैल्यू है, इट इज़ वेरी लेस देन म्यू वी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होगी। अब यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हर जगह हमारे पास आ जाएगा आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे 2 म्यू आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 म्यू आर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 म्यू आर आ जाएगा, 2 म्यू आर, यहाँ पे भी 2 म्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो म्यू नोट लाइन मिलेगी, म्यू नोट माइनस 2 म्यू आर, म्यू नोट प्लस 2 म्यू आर, ठीक है, एक म्यू नोट लाइन है, एक म्यू नोट माइनस 2 म्यू आर, म्यू नोट प्लस 2 म्यू आर। तो यहाँ पे ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा,
ठीक है, इसमें जो स्पेसिंग है, ठीक है, एक होगी म्यू नॉट माइनस 2 म्यू आर, एक होगा प्लस, ये प्लस होगा, एक म्यू नॉट प्लस 2 म्यू आर। अब देखो सिलेक्शन रूल क्या होंगे, जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो सेम होगा जो हमने प्योर रोटेशन में देखा था। देखो इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं हम, डीप थ्योरी में नहीं जा रहे, इसको कोई मैथमेटिक्स में ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हम, क्वांटम मैकेनिकली इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली इसको बहुत मैथमेटिक्स लगा के हम सोल्व करते हैं और कंप्लीट ये फाइंड करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होगा हमारे पास, सिलेक्शन रूल डेल्टा म्यू प्लस माइनस 1 होगा फॉर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, और जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास डेल्टा जे प्लस माइनस 2। सिलेक्शन रूल चेंज हो जाएगा हमारे पास, वाइब्रेशनल का तो सेम रहेगा, रोटेशनल का सिलेक्शन रूल चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी डबल है, तो सिलेक्शन रूल देखो जो प्योर रोटेशनल पढ़ रहे थे वहाँ पे सिलेक्शन रूल था हमारे पास डेल्टा जे प्लस माइनस 1, यहाँ सिलेक्शन रूल हो जाएगा डेल्टा जे प्लस माइनस 2। अब देखो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो क्या होगा, जी म्यू, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमारे पास होगा म्यू नॉट प्लस माइनस, सिलेक्शन रूल ये है प्लस माइनस 1, तो ये होगा हमारे पास म्यू नॉट म्यू वी, ठीक है, म्यू नॉट प्लस माइनस म्यू वी, ठीक है, क्योंकि म्यू वी है हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस, जो इसके वाइब्रेशन लेवल है म्यू इक्वल टू 0 टू म्यू इक्वल टू 1, म्यू वी 0 टू म्यू वी 1, तो ये हमारे पास सेपरेशन है वो है म्यू वी, वाइब्रेशन लेवल का जो सेपरेशन है। ये हम बात कर रहे हैं वेव नंबर की टर्म में, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में डिफरेंस इतना ही है, जो वेव नंबर होगा इट इज़ द सी टाइम फ्रीक्वेंसी, जो वेव नंबर होगा इट इज़ द सी टाइम फ्रीक्वेंसी, और दोनों सेम ही चीज़ है, बस सी से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो जो वेव नंबर होगा वो होगा सी टाइम द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, म्यू नॉट माइनस म्यू, म्यू नॉट प्लस म्यू, सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा ये। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होगा, देखो यहाँ सिलेक्शन रूल प्लस माइनस 1 था तो सिंपल म्यू वी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा म्यू वी। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होगा, देखो एफ जी आएगा म्यू नॉट प्लस माइनस, म्यू नॉट है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस ये आएगा बी जे प्लस 1, ठीक है, एफ जे ये होगा। अब डेल्टा एफ जे क्या होगा, यहाँ पे ये डेल्टा जी म्यू है, ये है डेल्टा जी म्यू, ट्रांजिशन की बात करें, म्यू नॉट प्लस म्यू वी माइनस म्यू वी, ट्रांजिशन। डेल्टा एफ जे क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट प्लस माइनस, अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो जे, लोअर लेवल जे है, हायर लेवल मान लेते हैं जे प्लस 2, यहाँ पे ट्रांजिशन डेल्टा जे प्लस माइनस 2 वाली होगी 1, यदि ये जे है तो ट्रांजिशन होगी जे प्लस 2 में, जे प्लस 1 में नहीं होगी क्योंकि सिलेक्शन रूल है प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास बी जे प्लस 2 हायर लेवल, जे प्लस 3 माइनस बी जे प्लस 1, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा और रमन स्पेक्ट्रा में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। म्यू नॉट प्लस माइनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है रमन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइब्रेशन से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखो बी जे स्क्वायर 2j और 3j 5j प्लस 6 माइनस बी जे स्क्वायर प्लस जे, ठीक है। बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लिया हमने, जे स्क्वायर प्लस 5j प्लस 6 माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, ठीक है, माइनस जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5j में से एक जे गया 4j प्लस 6, तो ये देखो क्या आएगा म्यू नॉट प्लस माइनस बी 4j प्लस 6, ठीक है, 4j प्लस 6, इसको ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2, ठीक है, जे प्लस 3/2, ये आ रहा है हमारे पास डेल्टा एफ जी, ठीक है। अब देखो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा उसको ड्रॉ करते हैं हम,
रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करते हैं। देखो J इक्वल टू 0, देखो जो J की वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, 2, 3। ये लोअर जो J है यहाँ पे वो लोअर वेव नंबर, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्योंकि हमने लोअर जो J लिया है, अप लिया है हमने J+2। तो जो लोअर है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी। जब लोअर 0 हुआ तो अप होगा 2, जब लोअर 1 हुआ तो अप होगा 3, ठीक है। जब लोअर 2 होगा तो अप होगा 4, क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो J इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे सबसे लोअर के लिए। तो ये ट्रांजिशन क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास देखो μ0 + -4b × 3/2। तो μ0 ± 6b, μ0 ± 6b। J इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, μ0 ± 4b × 5/2। तो ये आएगा μ0 ± 10b। J इक्वल टू 2 रखेंगे तो μ0 ± 4b × 7/2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, μ0 ± 14b। नेक्स्ट आएगा हमारे पास μ0 ± 18b। J इक्वल टू 3 के लिए आएगा हमारे पास 18b, क्योंकि 3 रखेंगे तो 9/2 और 9 × 2 18b। इसको ड्रॉ करो, देखो ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास μ0 है, ये हमारे पास μ0 वाली लाइन है। फिर J इक्वल टू 0 के लिए आएगा μ0 ± 6b। तो ये आएगा हमारे पास, ये रोटेशनल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये है 6b, ये भी है 6b। फिर आएगा हमारे पास J इक्वल टू 1, 0 से 2 में ट्रांजिशन। ये देखो J इक्वल टू 0 लिया, इसका मतलब है 0 से, देखो इसको लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये रोटेशनल लेवल है। 0 से जब 2 में ट्रांजिशन लेंगे तो ये हमें 2 लाइन मिलेगी, एक ये वाली मिलेगी, एक ये वाली मिलेगी। 0 से 2, यदि 1 से हम 3 में ट्रांजिशन लेंगे, 1 से 3 में, तो ये वाली लाइन आएगी μ0 ± 10b। तो 10b कहाँ आएगा, यहाँ पे 10b आएगा, ये कंप्लीट 10b होगा और ये भी 10b होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना होगा, 4b का। फिर क्या आएगा, जब 2 से 4 में ट्रांजिशन हो, 2 से जब 4 में ट्रांजिशन है तो 18b, ये आएगा हमारे पास 18b, यहाँ से 18b, ये जो लाइन होगी ये कंप्लीट लाइन 18b की होगी, ठीक है। 18b है, ये यहाँ तक 14b था टोटल, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आएगा 14b, 18 नहीं आएगा, 14 आएगा, 14, 10b, फिर 14b, तो ये डिफरेंस भी 4b होगा। जो आगे सभी लेवल्स होंगे, रोटेशनल लेवल जो लाइंस मिलेगी, उन सभी में डिफरेंस 4b होगा। जो इनिशियल डिफरेंस है वो 6b का होगा, ये याद रखना, 6b। और ये जो टोटल डिफरेंस है ये 12b का होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस स्पेक्ट्रा से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है रोटेशन लेवल में। यदि रमन से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है वो। तुम्हें इन 2 लाइन में डिफरेंस पूछ लेंगे, इन 2 लाइन में डिफरेंस पूछ लेंगे, ठीक है। कोई भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना और थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। इसको ड्रॉ करके देखना, तुम क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन जब स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करोगे तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होगा। अब हम देखते हैं जो एंटी स्टोक लाइन है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम क्यों होती है। क्वांटम मैकेनिक डिस्क्रिप्शन क्या है, जो रमन स्पेक्ट्रा उसका क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या, क्वांटम मैकेनिक्स उसको कैसे एक्सप्लेन करती है, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं जो इंटेंसिटी है एंटी स्टोक लाइन की वो इतनी कम क्यों, ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तो सेम ही होगा जो हमने प्योर वाइब्रेशनल पढ़ा था हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए। रोटेशन अलग होगा, रोटेशन में ये जो गैप है वो देखो, पहले गैप क्या था हमारे पास जब हम प्योर वाइब्रेशनल पढ़ रहे थे, प्योर वाइब्रेशनल में ये गैप 2b का था, लेकिन रोटेशनल में ये रमन में ये 4b का होगा और जो इनिशियल है वो 6b का होगा, ठीक है।
अब देखो क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है। क्वांटम मैकेनिकल जिससे ये हमारे पास सब्सटेंस है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब्सटेंस, इस पे लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके लेवल्स है, इनके एनर्जी लेवल है, मान लो रोटेशन की बात कर लो या वाइब्रेशन की बात कर लो, ये ग्राउंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है। जी रोटेशन की बात कर लो या वाइब्रेशन की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी म्यू वी होगी, रोटेशन की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी 2 म्यू आर होगी, और जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इट इज़ वेरी लेस देन दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इस पर लाइट इंसिडेंस करवाएंगे। अब देखो मॉलिक्यूल है अलग अलग लेवल्स में, ग्राउंड लेवल में सब मान लो टोटल 50 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो 50 में से 45 तो ग्राउंड लेवल में होंगे और 5 एक्साइटेड लेवल में होंगे, क्योंकि हमें पता है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल में होंगे यदि रूम टेम्परेचर पे हम बात करें, और बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। अब इस पर लाइट इंसिडेंस करवाएंगे म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की। उस लाइट की वजह से ये जो लाइट है इट इज़ ए फोटोन, ये एक फोटोन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो लाइट है फोटोन के पैकेट, ठीक है, एक पैकेट है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी पैकेट। इस फोटोन की वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल है वो हायर स्टेट में जाएंगे, इस फोटोन से कुछ एनर्जी लेंगे। मान लो हम वाइब्रेशन लेवल की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन लेवल में ये फ्रीक्वेंसी है मान लो म्यू वी, ये जो फ्रीक्वेंसी गैप है म्यू वी। मान लो फोटोन की एनर्जी एच म्यू नॉट, और ये एनर्जी गैप है हमारे पास एच म्यू वी। ये जो एनर्जी गैप है एच म्यू वी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी एच म्यू नॉट। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट वाले ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे फोटोन से और हायर स्टेट में चले जाएंगे, मतलब फोटोन की एनर्जी लेंगे। तो हमें जो लाइट मिलेगी उसकी जो एनर्जी होगी वो इस एनर्जी से थोड़ी कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब कर ली ट्रांजिशन में, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी वो होगी एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू वी। इसे हम कहेंगे स्टोक लाइन। म्यू नॉट माइनस म्यू वी आ रहा है, ये होगी हमारे पास स्टोक लाइन। स्टोक लाइन में क्या हो रहा है, स्टोक लाइन में जो ट्रांजिशन है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है। और क्या होगा, अब देखो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यदि हमने लाइट इंसिडेंस करवाई तो जो हायर लेवल वाले मॉलिक्यूल वो नीचे आएंगे और लाइट एमिट करेंगे, उस लाइट की वजह से फोटोन की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। फोटोन की वजह से फोटोन उन्हें ट्रिगर करेगा, फोटोन हायर लेवल वाले मॉलिक्यूल को ट्रिगर करेगा, वो नीचे की तरफ जाएंगे और फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये होगा हमारे पास एच म्यू नॉट प्लस एच म्यू वी। तो एच ये होगी एंटी स्टोक लाइन। एंटी स्टोक लाइन में क्या हो रहा है, जो ट्रांजिशन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में हो रहा है, फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो ये एंटी स्टोक लाइन, ये स्टोक लाइन। अब देखो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं लेवल में। अब ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है तो स्टोक लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत कम है तो एंटी स्टोक लाइन की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो इंटेंसिटी है हमारे पास, इंटेंसिटी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन लेवल। एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो ये रीज़न है एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें सब्सटेंस का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ग्राउंड लेवल वाले मॉलिक्यूल हायर लेवल में जाएंगे। हायर लेवल में जाने से क्या होगा, एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, स्टोक लाइन की इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे दोनों इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि जिनमें हाफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन्फिनेटिव टेम्परेचर हो। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल हम तभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर इन्फिनेटिव बहुत ज़्यादा लार्ज हो। तो एंटी स्टोक लाइन की ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी हमेशा ही कम रहेगी, कभी भी स्टोक लाइन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा में जो याद ही तुम्हें ये रखना है, इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। दो रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन रोटेशन। वाइब्रेशन सेम है जो पहले वाइब्रेशन था, रोटेशन डिफरेंस होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, स्पेसिंग का डिफरेंस होगा। अब जो स्पेसिंग है वो 4b की स्पेसिंग होगी, पहले हमारे पास जो स्पेसिंग थी वो 2b की थी। ठीक है, और ये जो रमन स्पेक्ट्रा इट इज़ अकर इन बोथ द मॉलिक्यूल, हेट्रोमॉलिक्यूल और होमोमॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर दोनों में एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लोगे तो तुम्हारे जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा वो क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। ठीक है, ये सब्सटेंस, एक कोई सब्सटेंस है, इट शोज ए रमन लाइन एट, एक रमन लाइन शोज करता है वो 4, 5, 6, 7 आर्मस्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रोक भी हो सकती है, एंटी स्ट्रोक भी हो सकती है, हमें पता नहीं है स्ट्रोक है या एंटी स्ट्रोक है। ठीक है, एक सब्सटेंस है, उसकी रमन लाइन है 4, 5, 6, 7 और व्हेन एक्साइटिंग लाइन इज 4, 3, 5, 8। यदि एक्साइटिंग लाइन है हमारे पास 4, 3, 5, 8 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमारे पास एक रमन लाइन दिएगा इसके लिए 4, 5, 6, 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो किस में होगा, ये स्ट्रोक होगी या एंटी स्ट्रोक होगी। देखो हम वेव नंबर की टर्म में जब हम बात करते हैं, ये म्यू नोट है, ये म्यू नोट माइनस म्यू है, ये म्यू नोट प्लस म्यू है, ये स्ट्रोक होगी, ये एंटी स्ट्रोक होगी। ये वेव नंबर की टर्म में है। वेव नंबर, लेस वेव नंबर मतलब स्ट्रोक लाइन, हाई वेव नंबर मतलब एंटी स्ट्रोक लाइन। अब जो वेव नंबर है इट इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेव नंबर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वेव नंबर इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो वेव नंबर होगा इट इज़ 1/λ। तो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा वेव नंबर उतना कम होगा। तो देखो एक्साइटिंग लाइन से वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ एक्साइटिंग लाइन से ज़्यादा ही, सॉरी ये एक्साइटिंग लाइन है 4, 5, 6, 7, सॉरी हाँ एक्साइटिंग लाइन है 4, 3, 5, 8, रमन लाइन है 4, 5, 6, 7। वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होगी, स्ट्रोक की। तो ये एंटी स्ट्रोक, ये स्ट्रोक लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है हमें, रमन लाइन दी है, डिड्यूस द पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक लाइन फॉर द सेम सब्सटेंस व्हेन द एक्साइटिंग लाइन इज 4047 आर्मस्ट्रॉन्ग। यदि हम एक्साइटिंग लाइन को चेंज करते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर दे, एक्सटर्नल वेवलेंथ को चेंज कर दे। अब हमने एक्सटर्नल वेवलेंथ चेंज कर दी 4047 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक लाइन की क्या पोजीशन होगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो हमने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, सब्सटेंस चेंज नहीं किया। सब्सटेंस चेंज नहीं किया मतलब ये जो गैप है ये सेम रहेगा। अब ये गैप हमारे पास आ गया तो हम ये स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक लाइन की पोजीशन इस लाइन से बता सकते हैं। गैप सेम रहेगा, गैप चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्सटेंस सेम है। सब्सटेंस सेम है तो गैप सेम रहेगा। अब देखो पहले तो इसको हमें वेव नंबर की टर्म में कन्वर्ट करना है। जो एक्साइटिंग लाइन है इसको वेव नंबर की टर्म में कन्वर्ट करो। एक्साइटिंग लाइन है 4358। इसके लिए जो इसको लैम्डा नोट ले लो। एक्साइटिंग लाइन के लिए जो वेव नंबर होगा 1/λ नोट, तो ये होगा 1/4358। आर्मस्ट्रॉन्ग को लिख दो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, रमन स्ट्रोक लाइन, जो स्ट्रोक लाइन है वो है 1/λs। 1/λs है 1/4567 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर इनवर्स में लिख दिया, सेंटीमीटर में। अब इन दोनों का गैप क्या होगा, डेल्टा म्यू, म्यू नोट माइनस म्यू एस। इन दोनों का जब गैप निकालोगे तुम 1/4358 इंटू 10⁻⁸ माइनस 1/4567 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये गैप सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंटीमीटर के। तो ये आएगा 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको कैलकुलेट करके देखना 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। ये गैप आ रहा है। अब ये गैप यहाँ भी सेम ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चेंज करने से गैप चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए तुम वेव नंबर निकालो। इसके लिए वेव नंबर होगा म्यू नोट 1/4047 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आएगा 1/4047 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो सेंटीमीटर ये आएगा हमारे पास 24710 सेंटीमीटर इनवर्स। अब स्ट्रोक लाइन क्या होगी, स्ट्रोक लाइन ये गैप है हमारे पास 1050, ये गैप है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। जो स्ट्रोक लाइन होगी ये हमारे पास 24710। तो जो स्ट्रोक लाइन होगी वो होगी 24710 माइनस 1050, और जो एंटी स्ट्रोक लाइन होगी 24710 प्लस 1050। तो ये माइनस करोगे तो क्या आएगा देखो, तो ये आएगा 23660, ये आएगा 25760। 23660 और 25760।
अब इनकी वेवलेंथ निकाल लो, ये स्टोक लाइन होगी, ये एंटी स्टोक। तो स्टोक लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 1/23,660 सेंटीमीटर इनवर्स स्टोक लाइन की, और एंटी स्टोक लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 1/25,760 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो वेवलेंथ आएगी 4226.5 सेंटीमीटर 3882 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी वेवलेंथ, क्योंकि जब इसको 1 डिवाइड करोगे तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर में आएगा। 10⁻⁵ सेंटीमीटर में आएगा तो उसको तुम आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करोगे तो ये हमारे पास ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा 4226। स्टोक लाइन के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एंटी स्टोक की वेवलेंथ 3882 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें देखो पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वेव नंबर की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सॉल्व करना इजी होगा। या तो डायरेक्ट 1/λ माइनस करो, या वेव नंबर की टर्म में पहले उसको कन्वर्ट करो, उसके बाद गैप लो। अब जो गैप है वो दोनों साइड सेम होगा। ठीक है, सब्सटेंस चेंज नहीं किया तो गैप अभी भी सेम रहेगा। एक्सटर्नल लाइट जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उसको चेंज कर दी। तो क्या करना है, तुम्हें हमेशा पहले वेव नंबर की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, कई बार तुम्हें क्या होगा, वेव नंबर दिया होगा, वेवलेंथ पूछी होगी। कई क्वेश्चन में तुम पिछले साल के क्वेश्चन ट्राई करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुम ट्राई करना पिछले साल के। ठीक है, हम करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें वेव नंबर दिया होगा, वेवलेंथ निकालनी होगी, वेवलेंथ रमन लाइन की वेवलेंथ निकालनी होगी, स्टोक लाइन की वेवलेंथ निकालनी होगी। तुम्हें वेव नंबर, तुम्हें गैप दिया होगा और तुम्हें स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की एक्साइटिंग लाइन के लिए वेव नंबर दिया होगा और गैप दिया होगा। स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की वेवलेंथ पूछी होगी, वो कैलकुलेट करनी होगी तुम्हें। बहुत ईजी है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये याद रखना है म्यू नॉट माइनस म्यू, म्यू नॉट प्लस म्यू। वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि वेव नंबर इसका कम है। वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रमन जो रोटेशनल लेवल है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा उस पर है। इफ़ द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ HCl for rotational Raman spectra of HCl, this displacement from the exciting line are represented by this formula. डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है एक्साइटिंग लाइन से, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये म्यू नॉट एक्साइटिंग लाइन है, इससे जो रोटेशन लेवल की डिस्प्लेसमेंट वो ये है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट का इन जनरल फार्मूला पता है रोटेशन लेवल से, 4bj+3/2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें फार्मूला पता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 41.6 कॉमन ले लेंगे, तो j+62.4 41.6। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3/2, 41.6 j+3/2। तो इसको कंपेयर करो दोनों को, तो 4b आएगा हमारे पास 41.6, तो b आएगा यहाँ पे हमारे पास 10.4। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10.4। b हमें पता है h/8π² IC। तो देखो i क्या आएगा हमारे पास, i आएगा हमारे पास h/8π² b इंटू सी। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 8π²। b है हमारे पास, इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो, ये आएगा 1040 मीटर इनवर्स, 1040 मीटर इनवर्स इंटू आई हमें कैलकुलेट करना है, सी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻47 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि तुम्हें रिड्यूस्ड मास पता हो HCl मॉलिक्यूल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, I/μ रूट। ठीक है, यदि I और म्यू पता हो, I पता है तुम्हें, म्यू भी पता हो रिड्यूस मास, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया हमारा। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम ट्राई करना, हो जाएंगे आराम से। यदि डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।